डॉक्टर सुनीलम साहब, मैं आपके पास और आ रहा हूँ, अभी आपकी तरफ आ रहा हूँ। ये आजकल गाना बड़ा यूट्यूब पे पॉपुलर चल रहा है। वो कुछ ऐसा है कि मैं नहीं तो कौन बे, ऐसा कुछ गाना है। शायद पता है, आपने सुना हो कि ना सुना हो। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैंने डॉक्टर सुन जी मैंने नहीं सुना है। लेकिन हाँ लेकिन हाँ, जो ये पर आपका जो विषय है, इस विषय को लेकर के हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। राज्यवार मैं मैं को। मैं उसी पे आ रहा जी हूँ सर। जी जी। मैंने मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि अब जैसे भी बात हो रही थी, हमारे जितने वरिष्ठ जो सभी गण थे, वो जो कह रहे थे, उसमें ये बात निकल के आ रही है कि एक तरफ मोदी जी हैं और बाकी उनके खिलाफ, मतलब वो नहीं है तो और कोई है ही नहीं। तो उसका जिक्र इसलिए किया था कि अभी सिर्फ क्या यही ये चलता रहेगा? अगर ये चलता रहेगा तो आपको लगता है कब तक चलता रहेगा कि वही है, नरेंद्र भाई रहेंगे, बाकी आगे कोई उनके समक्ष, उनके खिलाफ और कोई होगा नहीं? और ये अगर यही स्थिति है तो इससे कितना और नुकसान हो सकता है, अगर बात करें डेमोक्रेसी की, तो लोकतंत्र की तो। जी जानी साहब, जो है ये प्रयास टीना सिंड्रोम वाला, देयर इज नो अल्टरनेटिव, ये तो जी। बराबर चलता रहा है। जवाहरलाल जी का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इंदिरा जी का कोई नहीं है, राहुल जी का, अभी राजीव जी का कोई नहीं है, इंदिरा जी का कोई नहीं रहा। ये अल्टरनेटिव वाला जो है, ये मतलब तो जो भी सरकार में रहता है, सत्ता में रहता है, वो चलाने का, लेकिन जनता जो है वो बराबर अल्टरनेटिव देने का काम करती रहती है और बराबर दिया है। इसलिए तमाम बार 77 के बाद में तमाम सारी जो है गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं पहले। तो जिस तरीके से गैर कांग्रेसी सरकारें बनी है, वैसे गैर भाजपाई सरकार की बनने की भी उतनी ही उम्मीद रहती है जितनी गैर कांग्रेसी सरकार की बनने की रही, क्योंकि कांग्रेस जितना ताकतवर थी, उतनी ताकतवर भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं बन पाई है इन टर्म्स ऑफ नंबर। अगर आप नंबर देखें तो नंबर क्या है, अभी मैं देख रहा था तो अभी 37.7% का वोट है ना, 303 सीटें हैं। तो अभी तो इससे जो है 401 के ऊपर गई थी। आपको मालूम है राहुल गांधी जो है, राजीव गांधी जी वहां पर राजीव जी। पहुंचे थे। तो मामला जो है, जब कांग्रेस के खिलाफ हो सकता है तो भाजपा के खिलाफ भी हो सकता है। तो एक तो ये है कि मैं पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी तो असल में देखिए असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, और असेंबली इलेक्शंस जो है अभी का नतीजा आपने देख लिया। तो अभी का अगर आपने देखा तो उसके अंदर गुजरात अगर हाथ में आया तो फिर हम चला गया, एमसीडी चला गया। तो आप अगर तो 3 में से 2 चला गया, 1 रह गया, है ना। और यूपी के अंदर भी अगर देखें तो रामपुर को जैसे हत्याया वो पूरा देश और दुनिया जानती है, लेकिन बाकी 2 सीटें जो हैं वो वहां पर जो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी की आ गई। मेरा मतलब ये है, अब जो इलेक्शंस होने हैं, देखिए मेघालय में होना है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना, इसके अंदर चुनाव होने हैं अभी, है ना, जी। 2023 के अंदर। और जी। 2024 के अंदर जो है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर होने हैं। तो अब है, मतलब ये चुनाव का जो टाइमिंग है, उसके पहले बहुत सारे इलेक्शंस होने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस। अभी जो स्थिति है, अगर आप पूरे देश के स्तर के ऊपर देखें तो एक तरफ तो मैंने आपको जो है लोकसभा के अंदर जो बीजेपी है उसका जो वोटिंग परसेंटेज है वो 37.7% है, और उससे ये मालूम पड़ता है कि ऑपोजिशन के पास में जो कुल मिलाकर के वोट है, जो परसेंटेज ऑफ वोट है, वो काफी ज्यादा है बीजेपी की तुलना के अंदर। अगर हम असेंबलीज के अंदर देखें तो टोटल जो है 4036 सीटें हैं, उसमें से 1821 सीटें बीजेपी के पास में हैं, बाकी सीटें अपोजिशन के पास में। तो आप देख सकते हैं कहाँ 1821। तो मेरा मतलब ये है कि असेंबली इलेक्शंस का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और जैसी जैसी जो अभी परिस्थिति बन रही है, और जिस तरीके की एक व्यापक गोलबंदी तमाम सारे मुद्दों को लेकर के पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर अलग अलग कारणों से बन रही है, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो जहां पर 9-10 जगह पे जो इलेक्शंस होने वाले हैं, या कुल मिलाकर के तो और भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब 24 के पहले पहले अगर ये इलेक्शन सबका कराने का तय कर लें तो 16 जगह हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है असेंबली के रिजल्ट से एक जो हानि बहुत ज्यादा असर करने वाली है। ये मैं एक बात इसके अंदर चर्चा के अंदर जोड़ना चाहता हूं।
अब दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जो निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी खुद क्या स्टैंड लेती है। कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उससे विपक्षी एकता की जो व्यापकता होगी या उसकी जो मजबूती होगी वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। स्वाभाविक तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी का 19.67% वोट। अब अगर ये जो इतना वोट अगर इनके पास में है तो ये सबसे बड़ी पार्टी अगर है तो इस चीज के ही सबसे ज्यादा इनिशिएटिव की उम्मीद की जानी चाहिए। तो वो कितना इनिशिएटिव लेने को तैयार हैं और होना तो ये चाहिए था मेरे हिसाब से कि अगर वो जी। इनिशिएटिव इस यात्रा के अंदर उन्होंने लिया होता और पूरे अपोजिशन को अपने साथ में खड़ा करने की कोशिश की होती और कुछ मुद्दे इस यात्रा के केवल जो है एक मुद्दा नहीं होता कि केवल राहुल गांधी का एक प्रोजेक्शन होना है देश के अंदर कि वो अल्टरनेटिव दे सकते हैं या वो एक बेहतर लीडर हैं या उनका एक व्यक्तित्व है या तमाम सारी बातें। अगर उसकी जगह पर वो प्रोजेक्शन कांग्रेस पार्टी का होता, वो प्रोजेक्शन पूरे अपोजिशन का होता और केवल प्रोजेक्शन व्यक्तियों का नहीं होता, वो कुछ मुद्दों का होता और वो मुद्दे आज की जो मुख्य चुनौतियां हैं इस देश के सामने, उन चुनौतियों का जवाब हम देना चाहते हैं, मतलब राहुल गांधी देना चाहते हैं और पूरे अपोजिशन के साथ मिलकर देना चाहते हैं। अगर ये बात पूरी की पूरी यात्रा के अंदर हाईलाइट हुई होती तो नतीजे एकदम दूसरे, आप आज हम ये अलग दिशा में चर्चा कर रहे होते, लेकिन हमने ये देखा है, मैंने जिस बात की फोरम के अंदर जो है वो शुरू से जिस दिन से यात्रा शुरू हुई उस दिन से मैं कह रहा था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि नई कांग्रेस आ रही है, सब कुछ पूरा बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं शुरू से कह रहा था कि इसके अंदर इस यात्रा के ये बात तय है कि इससे कांग्रेस को लाभ होगा, ये बात तय है इसकी, इससे जो है राहुल गांधी जी की इमेज को बहुत बूस्ट मिलेगा। वो चीजें जो है होती हुई दिखलाई पड़ रही हैं। लेकिन जो तीसरी चीज की मुझे आशंका थी वो भी सच साबित हो गया कि जो जो इन्हें समर्थन मिलता चला जाएगा त्यों त्यों ये गलतफहमी कांग्रेस पार्टी के अंदर पैदा होती चली जाएगी कि बस अब वही हैं, भाजपा जाएगी और कांग्रेस पार्टी आएगी। ये जो गलतफहमी है, ये गलतफहमी ऑपोजिशन की एकता के लिए सबसे बड़ी बाधा के तौर पर काम बात है। करेगी। और अगर ये गलतफहमी नहीं रहती है, बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिवली देखते हैं, बहुत सारे लोग इसे इस तरीके से देखते हैं कि देखिए अगर राहुल गांधी चाहते तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते थे, हम भी इस बात को मानते हैं कि वो बन सकते थे, वो नहीं बने, और नहीं बने तो क्यों नहीं बने कि जो कांग्रेस का लीडर होगा वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए दावेदारी करेगा। तो अब इसलिए उन्होंने खड़गे साहब को सामने लगा के रखा है ताकि नेहरू परिवार को लेकर के जो भी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती थी वो ना हो और व्यापक एक किस्म का एक लोगों के बीच में कंसेंसस बनाने का काम हो सकते। अब मुझे नहीं मालूम ये कभी ऑफिशियल स्ट्रेटेजी के तौर पर हमारी है, ये बात कांग्रेस पार्टी ने आज तक नहीं कही है और आज तक इसका कोई इंडिकेशन भी देने का काम नहीं किया है। ठीक इसके विपरीत जो है तमाम सारे ऑपोजिशन लीडर्स के ऊपर, तमाम सारी रीजनल पार्टी के ऊपर है, वो लगातार टीका टिप्पणी विशेष तौर पर जयराम रमेश और तमाम सारे कांग्रेस के नेता करते रहे हैं। ये अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने खैर केवल चंद्रशेखर राव के ऊपर उन्होंने भी टिप्पणी की, उन्होंने भी एक मुझे लगता है कि ये गलती करने का काम किया है। तो ये पूरा का पूरा जो डिपेंड करेगा वो कांग्रेस पार्टी का जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर वो पूरा डिपेंड करेगा। तो अब जो जो सीन है वो सीन असेंबली के इलेक्शंस के बाद तय होगा, देश के अंदर जो परिस्थिति बनेगी उससे तय होगा और परिस्थिति तो कभी भी बदलती है। आप जो बात कह रहे थे, पांडे जी कह रहे थे कि हमें भाजपा के अंदर से कोई चैलेंज दिखलाई नहीं पड़ता और नितिन भाई तो जो है कोई चैलेंज देते हुए फिलहाल अभी वो मानसिक स्थिति में भी नहीं है और पार्टी में शायद उनकी ये हैसियत भी अब नहीं बची है कि वो चैलेंज दे पाए। लेकिन कौन निकल आएगा चैलेंज देने के लिए ये तो कोई नहीं जानता। वीपी सिंह निकल जाएंगे मिस्टर क्लीन के पास से, ये कोई नहीं जानता था। ये किसी को नहीं मालूम था कि मतलब जगजीवन राम साहब कांग्रेस इंदिरा जी को छोड़ करके निकल आएंगे। ऐसा मतलब मेरा कहना यह है कि तमाम सारी जी। परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो पार्टी के अंदर लगातार डेवलप हो रही होती हैं और वो कभी भी जो है मतलब एक तरीके से एक्सपोर्ट होता है और वो लोगों के सामने आ जाती है। मेरा कहना ये है क्योंकि जो इलेक्टोरेट है, टोटल इलेक्टोरेट में ऑपोजिशन की ताकत ज्यादा है, टोटल स्टेट्स के अंदर ऑपोजिशन की ताकत ज्यादा है। इस समय जो बड़े
मतलब बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, किसानों की एमएसपी का सवाल हो, या लेबर कोड का सवाल हो, या ऐसे 360 बड़े सवाल हैं जिनका कोई जवाब देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखलाई नहीं देती। और आने वाले समय में स्थितियां और भी ज्यादा इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर बिगड़ने वाली हैं, सोशल अनरेस्ट बढ़ने वाला है। और अकेला ये जो मुद्दा जाति जनगणना वाला, या जिस तरीके से दलितों के साथ मेट्रो सिटीज का मामला पूरा लगातार बढ़ रहा है, तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि परिस्थिति ऐसी बन सकती है जिसमें कि जैसा 1977 के अंदर हुआ था, कुछ पार्टियां आसानी से जुड़ने गई थी कि जेपी जो है उन्होंने कहा कि सब आ जाओ, और सब आ गए थे। जो है सतीश जी या जो भी लोगों को उस समय का पूरा जानकारी है, उन्हें मालूम है कि जो चारों घटक मिले थे, वो चारों बहुत जबरदस्त रेजिस्टेंस था, लेकिन जनता ने इतना दबाव डाला कि सबको जो है रास्ते के ऊपर आना पड़ा। मैं उसे देख रहा हूं कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति बन सकती है जब जनता, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जिनको कहा जाता है जो स्पॉयलर्स हैं, उनको भी रास्ते पर लाने का काम, मतलब एक अपने आप को सुधारने का काम करे, और ऑपोजिशन ब्रॉडर यूनिटी के अंदर जो है वो आए। तो इसीलिए मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि एक तगड़ा चैलेंज 2024 में बनेगा। और मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई जो है होना चाहिए उनके सामने, जो है नरेंद्र मोदी के सामने तभी कोई बनेगा। लेकिन हाँ, ये मैं इतना जरूर मानता हूं, और मैं इसके ऊपर बहुत मेरा आग्रह है, और ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनेगा, और जब तक आप जनता को ये एश्योर करने का काम नहीं करेंगे कि आपका जो ये गठबंधन होगा ये फ्रेजाइल नहीं होगा। आपने ये अभी देखिए, महाराष्ट्र का आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर तो क्या हो गया, पूरी पार्टी चली गई, उद्धव ठाकरे की पूरी पार्टी को ही खरीद करके लेके चले गए। लेकिन इसके बावजूद भी गठबंधन इंटैक्ट है ना? वो अगर इंटैक्ट बना रहता है, नीतीश का गठबंधन जो है वो कांग्रेस के अंदर के साथ भी है और लेफ्ट के साथ भी है, वो अगर इंटैक्ट बना रहता है, तो मेरा कहना है कि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। और अगर वो प्रयोग सब चलता रहता है और लोगों को इस बात की समझ रहती है कि राष्ट्रहित को और लोगों को हमें एकदम हर लेवल के ऊपर कंप्रोमाइज करना है, और कांग्रेस इसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाती है, तो मुझे लगता है कि नतीजे सकारात्मक आ सकते हैं। जी डॉक्टर सुनील साहब, गुजरात के हमारे राज्य कक्षा के मंत्री ने कुछ दिनों पहले जगदीश विश्वकर्मा साहब है, उन्होंने वडगांव की जनता को जाकर ये कहा कि आपने जिग्नेश मेवाणी को जिताकर देश के साथ गद्दारी की है। ये शायद आपके ध्यान पे ये चीज आई होगी, है ना? तो उस दिन हमने कार्यक्रम किया था कि बीजेपी को वोट न देना, देश से गद्दारी हो जाएगी। तो क्या ये नैरेटिव यही चलेगा? मतलब मैं आपके कार्यक्रम तो समाप्त करना है 4-5 मिनट में, लेकिन आखिर में आपसे समझना चाहता हूं कि आखिर को क्या चलेगा? ये गद्दारी नहीं करनी है, ये चलेगा? ये सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा? या सही में जो लोगों के घर पर छत नहीं है, कपड़े के वादे हैं, राशन का जो है निर्भर रहना पड़ता है सरकार पर, सही में क्या कौन से मुद्दे चलेंगे? जैसे सतीश सिंह साहब कह रहे थे कि आप बड़े आशावादी हैं, और बड़े हंस के वो चले गए उसके बाद। आपके आशावाद को मैं भी बहुत प्रणाम करता हूं, लेकिन एक्चुअली चलेगा क्या? आपके हिसाब से क्या चलना चाहिए इस बार? मयूर जानी साहब, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे करके गए थे सतीश जी की, उसके लिए पहले तो मैं इस बात को लेकर धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो बात कही कि अगर ऑपोजिशन की एक ब्रॉडर यूनिटी को लेकर के अगर ये यात्रा चली होती और सबको जोड़ करके चली होती, तो इसका इम्पैक्ट इस देश के अंदर बहुत अच्छा होता, और ऐसा होता कि जिससे कुछ बदलाव संभव था। तो इतना सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर जो है अगर इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, शुभ है। जी दूसरी बात जो जी। उन्होंने कही कि कांग्रेस पार्टी तो तैयार ही नहीं है, और ये बात मैं भी देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन के साथ गठबंधन के लिए या यूनिटी के लिए तैयार ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ये उनका स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है, और अगर क्योंकि उनके पास बहुत सारी जानकारियां रहती हैं उसके आधार पर वो कह रहे हैं, तो मैं इतने कह सकता हूं कि ये बहुत ज्यादा दुख है, और ये एक इससे पूरे देश को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसके आगे जाके मैं कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने एक और टिप्पणी की, जो कि बहुत आम प्रचलित टिप्पणी है। जब भी समाजवादियों के बारे में बात आती है, तो वो एक साल से दूर रह सकते हैं, फिर एक साल इकट्ठे नहीं रह सकते। तो मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, मतलब कुछ चीजें जो हैं वो रिकॉर्ड के अंदर भी रहनी चाहिए। वो रिकॉर्ड की बात जी ये है कि अगर 4 अक्टूबर 92 को समाजवादी पार्टी बनी, तो 30
समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी 4 बार सरकार यूपी के अंदर बना चुकी है और उसके अंदर कोई डिवीजन, एक चाचा जी गए थे वो फिर वापस आ गए हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। समाजवादी 30 साल से यूपी के अंदर खट्टे हैं। अब मैं आपको बात करूं तो 25 साल से 5 जुलाई 1997 को बनी थी आरजेडी। तो आरजेडी, लालू यादव जी जो हैं, आप अगर देखें तो आरजेडी इंटैक्ट है और ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है और वही, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, वही बीजेपी से या संघ परिवार से या ये जो पूरा नैरेटिव है जिसको लेके आप चिंता व्यक्त हैं, उससे मुकाबला करना हम यही कर रहे हैं और उसके अंदर विभाजन नहीं हुआ है। 19 साल से जेडीयू भी चल रही है और उसके अंदर कोई बड़ा विभाजन नहीं हुआ है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो पुराने किस्से जो समय चलता था जो है उसको बंद कर देना चाहिए, उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। और विशेष तौर पे जब यूपी के अंदर कांग्रेस पार्टी को 2% वोट मिले, है ना, और समाजवादी पार्टी जो है वो 112 सीटें लेके आए, है ना, तो फिर 100 जो उससे ज्यादा, तो फिर जो है इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। मैं आखिरी बात जो आपने सवाल किया था उस पर कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, नैरेटिव तो हिंदू मुसलमान वाला, भारत पाकिस्तान वाला, यही नैरेटिव जो है इनको शर्तिया लाभ देने वाला है। जैसे कहते हैं ना, वो जो प्रचार होता है कि ये शर्तिया एक गोली है, ये खाओ तो इससे सब मर्ज ठीक हो जाएगा। तो इनके पास में जो शर्तिया, जो एक टेस्टेड फॉर्मूला है, वो पोलराइजेशन का फॉर्मूला है। पोलराइजेशन के फॉर्मूले के लिए लोग बहुत सारी चीन की बात करते हैं, लेकिन आपको देखा होगा आपने कि बार बार बयान पीओके को देते हैं। पिछली बार तो इनके एक मंत्री ने कहा था, जब उससे कहा कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उस मंत्री ने कहा था कि हम जो है उस मंत्री ने इस तरीके से बोला कि भाई पीओके जो है उसको भारत के अंदर मिलाना हमारी प्राथमिकता है, छोटे मोटे सवाल आप छोड़ दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि पोलराइजेशन जो है उसी के ऊपर पूरी पार्टी का भविष्य जो है वो निर्भर करता है और इसीलिए देश के अंदर नफरत छोड़ो की जो बात है वो अलग अलग स्तर पे चल रही है। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर कम्युनिटीज के अंदर इस बात को लेकर के बहुत गहरी समझ बन रही है कि इसी नैरेटिव से मोदी जी राज कर रहे हैं, इसी नैरेटिव से सिंह परिवार की राजनीति चल रही है और अगर उसको रोकना है तो नफरत की राजनीति, घृणा की राजनीति को खत्म करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बात लोगों के बीच में काफी पॉजिटिवली जा रही है और इसलिए मुझे लगता नहीं है कि इसके अलावा उनके पास में कोई, जैसे कहते हैं, मास्टर स्ट्रोक जो है वो टाइप का जो है वो पीओके वाला एक मास्टर स्ट्रोक है। चीन के तो आसपास भी जाने की हिम्मत कर नहीं सकते, उसके को मतलब आंख भी दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते, ऐसा मुझको लगता है। तो यही इसी नैरेटिव के ऊपर वो आगे जाएंगे और ये जो मूल सवाल हैं, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो या एमएसपी का हो या जो भी कुछ सवाल हैं, उन सवालों को जो है क्योंकि उनके पास कोई सॉल्यूशन उसका है नहीं, उनके पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं है, गवर्नेंस की कोई दृष्टि नहीं है। जो दृष्टि है जिन लोगों के पास में, उनको वो राष्ट्रद्रोही कहते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का वो जो है वो बताते हैं, तो वो कहते रहेंगे। लेकिन अब मेरे को लगता नहीं है कि उनकी बात को कोई सीरियसली मानता हो। गोदी मीडिया जरूर उसको चलाता है, जरूर जो है उनके अपने ट्रोलर्स उसको चलाते हैं, लेकिन लोगों को ये मालूम है कि इस देश के अंदर एक अपोजिशन भी है और सीरियस पॉलिटिक्स करने वाले लोग भी हैं और ये जो है किस तरीके से इस चुनाव को लड़ते हैं और जीतते हैं। इसमें एक और मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ईवीएम का मुद्दा है। मुझे लगता है कि गुजरात के अंदर भी इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ऑपोजिशन अगर 2024 के पहले इस बात के ऊपर कोई निर्णय नहीं करता कि बिना ईवीएम के हम चुनाव चाहते हैं और अगर बैलेट से चुनाव नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर उसे गंभीरता से सोचना पड़ेगा और कम से कम वीवीपीएटी पैड की पूरी गिनती हो जाए सब पर्चियों की, मतलब ईवीएम के साथ साथ कम से कम इसके ऊपर आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कठिनाई होने वाली है। जी।